अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी ठीक होंगे। आइए आज हम लोग पेपर 2 की बुक नंबर 2 फार्माकोग्नोसिस स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम जब पढ़ा था हाइपर सेंसिटिविटी, हमने लास्ट टाइम स्टार्ट की थी फार्माकोग्नोसी में। तो हाइपर सेंसिटिविटी का हमने पढ़ा था व्हाट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है, द टर्म हाइपर सेंसिटिविटी रेफर टू द अनडिज़ायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम। फिर हमने कहा था एलर्जी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी, एलर्जी इज अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फॉरेन पार्टिकल। इसके बाद हमने पढ़ा था कि एलर्जेंस कौन कौन से होते हैं। फिर हमने पढ़ा था एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो ऐसी प्रोटीन होती है जो इम्यून सिस्टम बनाता है एंटीजेंस के अगेंस्ट। एंटीजेंस क्या होते हैं? कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस जो बॉडी में रिएक्शंस करवा सकें। अच्छा, फिर हमने इसकी सिम्टम्स पढ़ी थी एलर्जी की। फिर एलर्जेंस हमने पढ़े थे। एलर्जेंस जो कॉमन एलर्जेंस हैं वो है पोलन, डस्ट, केमिकल, ड्रग, फूड, परफ्यूम और प्लांट स्मोक्स। ठीक है, इसके बाद आता है इनहेलेंट एलर्जन। इनहेलेंट एलर्जेंस, इनहेलेंट्स एलर्जेंस कौन होते हैं? पोलन, डस्ट, स्मोक और परफ्यूम। उसके बाद हमने पढ़ा था पोलन्स क्या होते हैं। पोलन जो है ये एक कॉमन कॉज है सीजनल एलर्जी की, और ये फ्लावरिंग प्लांट के जो है ना सेल्स होते हैं। फिर हमने डस्ट माइट्स पढ़ा। फिर उसके बाद इंजेस्टेड एलर्जन पढ़ा, मिल्क, एग, व्हीट, सोयाबीन, ट्री नट्स, फिश, शेलफिश। इनके सिम्टम्स पढ़े, वॉमिटिंग, डायरिया, क्रैम्प, हाइव, स्वेलिंग, एक्जिमा, इचिंग, डिफ़िकल्टी वीजिंग, लोअर बीपी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा इंजेक्टेबल एलर्जेंस कौन से होते हैं। इंजेक्शंस फॉर मेडिकेशन, इंसेक्ट स्टिंग। कॉन्टैक्ट एलर्जन में पढ़ा ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और पेट्स। एनिमल एलर्जन में हमने पढ़ा स्किन, डेंडर, सलाइवा, यूरिन। फिर हमने पढ़ा टाइप्स किसकी, इसकी कितनी है जी? इसके 4 टाइप्स हैं, टाइप 1, 2, 3 और 4। ये 4 टाइप्स हैं। टाइप 1 में आता है एलर्जी और इमीडिएट। टाइप 2 में साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट। टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़। टाइप 4 में DTH या एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट। इसके मीडिएटर होते हैं टाइप 1 के IgE, टाइप 2 के IgM, टाइप 3 के IgG, टाइप 4 के T सेल्स। और डिसऑर्डर इसके क्या आते हैं? हे फीवर, एनाफ्लैक्सिस, एस्थमा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलस, सीरम सिकनेस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आज हमने स्टार्ट करना है इनकी डिटेल्स। हमने इनको डिटेल्स में आज पढ़ना है। पेपर 1, बुक 2, लेक्चर 5, हाइपर सेंसिटिविटी। इसका है सबसे पहले टाइप 1, जिसको हम इमीडिएट एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ठीक है, इसका मीडिएटर है IgE, और इसमें जो डिसऑर्डर आता है वो है हे फीवर। ठीक है जी, ये है हमारा टाइप 1। इसको अगर डिटेल से पढ़ लेते हैं। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी और द एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी, दीज अकर क्विकली आफ्टर एक्सपोजर टू द एलर्जन। जो ही आप पर एलर्जन अटैक करता है, फ़ौरन से जो सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट होती है वो कौन सी होती है? इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। दे आर यूजली मीडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज ऑफ द IgE क्लास। तो IgE जो मीडिएटर है वो इसको करवाता है। IgE एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बेसोफिल्स। बेसोफिल्स मतलब
बेजोविल WBC की टाइप है। तो जो IgE एंटीबॉडी है ये WBC के ऊपर मौजूद होती है। दीज एंटीबॉडीज हैव नो इफेक्ट अनटिल अनलेस दे एनकाउंटर एलर्जन। IgE क्योंकि ऑलरेडी WBCs वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होती है, लेकिन ये अपना कोई भी असर तब तक शो नहीं करते जब तक एलर्जेंस उन पे अटैक ना करें। When this occur, the mast cell discharge their granules। जब एलर्जेंस आके अटैच होते हैं, मास्ट सेल्स जो होते हैं वो ग्रेन्यूल्स को डिस्चार्ज करते हैं। द ग्रेन्यूल कंटेन अ वैरायटी ऑफ एक्टिव एजेंट्स इंक्लूडिंग हिस्टामिन्स। तो जो ग्रेन्यूल्स हैं उनके अंदर से बहुत सारे एक्टिव एजेंट निकलते हैं जिनमें हिस्टामिन्स भी है, और यही हिस्टामिन जो है वो क्या करवाता है, दीज हिस्टामिन विच रिलीज कॉज द रिएक्शंस। ठीक है, लोकल एनाफ्लेक्सिस, रिलीज ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज कॉज लोकल एनाफ्लेक्सिस। रिलीज ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज कॉजेज लोकल एनाफ्लेक्सिस, स्वेलिंग, रेडनेस एंड इचिंग। और जहाँ पर ये एलर्जेंस आके अटैच होंगे तो IgE एक्टिव होगा, मास्ट सेल्स डिस्चार्ज होगा, ग्रेन्यूल्स जो है वो हिस्टामिन प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर उससे क्या होगा, वहाँ पर लोकली रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिससे रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग हो सकती है। रेडनेस मतलब लाल लाल हो जाएगा, स्वेलिंग सूज जाएगा, इचिंग खारिश स्टार्ट हो जाएगी। इसकी सबसे पहले एग्जांपल है एलर्जिक राइनाइटिस, जिसे हे फीवर भी कहते हैं, in which airborne allergen like pollen react with IgE sensitized mast cells in the nasal mucosa and the tissues around the eyes causing runny nose called rhinorrhea। तो होता क्या है कि जो पोलन्स होते हैं ये हवा में से उड़ते हुए आते हैं, हवा में से उड़ते हुए आते हैं और आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जाके IgE को वो एक्टिव करते हैं, जिसकी वजह से मास्ट सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जो नेज़ल म्यूकोसा है, नाक के अंदर वाली झिल्ली दीवार है, उसके जो टिश्यूज़ हैं वो एक्टिव होके रिएक्शन कॉज करवाते हैं, जिसकी वजह से आपका नोज़ बहना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद है ब्रोंकियल एस्थमा। अच्छा, पहला तो होगा हे फीवर, रनिंग नोज, दूसरा ब्रोंकियल एस्थमा भी हो सकता है। इन विच द एलर्जन रीचेस द लंग्स, जिससे क्या होगा, जो एलर्जेंस हैं वो नोज से बढ़कर आपके लंग्स के अंदर चले जाएंगे, एदर बाय इनहेलेशन और इन द ब्लड, या तो वो सांस के जरिए अंदर जाएंगे लंग्स में या ब्लड के जरिए, एंड कॉज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, और ये वहाँ जाकर आपके लंग्स के अंदर आपका जो ब्रोंकियल सिस्टम है, आपका जो लंग्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, उनको तंग कर देंगे, उनकी नालियाँ, जब वो नालियाँ तंग हो जाएंगी आपको सांस लेने में मसला होगा, तो एस्थमा हो सकता है। थर्ड है हाइव्स। हाइव्स is a physician called it urticaria where the allergen causally enter the body by foods। तो बाज़ुकात क्या होता है कि एलर्जन जो है वो खाने के ज़रिए आपके मैदे में चले जाते हैं, उसको अर्टिकेरिया या हाइव्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक एनाफ्लेक्सिस। सिस्टमैटिक एनाफ्लेक्सिस, हमने सारे लोकल एनाफ्लेक्सिस पढ़े हैं। सिस्टमैटिक एनाफ्लेक्सिस क्या होते हैं, सम एलर्जन कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग कोलैप्स ऑफ द सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। कुछ एलर्जन ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी को पूरी की पूरी थ्रेड कर सकते हैं। कैसे थ्रेड कर सकते हैं, वो आपके या तो सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के अंदर जाके रिएक्शन करवा देंगे, या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके सांस लेने के अमल में जाकर रिएक्शन करवाएंगे, सांस लेने के अमल को रोक सकते हैं। होता कैसे, इंसेक्ट के स्टिंग्स, मतलब बाज़ औक़ात आपको कोई जानवर जो है वो इतना जहरीली तौर पे काट लेता है जिससे ये मसला हो सकता है। दूसरा ड्रग, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी ड्रग्स खा ली जाती हैं जो पेनिसिलिन है, या कोई ऐसा खाना खा लिया जाता है जिससे मसला बन सकता है। ये हो गई हमारी नंबर 1 IgE की
नंबर 1 टाइप 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी की डिटेल, सेकंड है टाइप 2 जिसको मीडिएटर है IgM या IgG, इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी। इसकी जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलस। Cell damage caused by antibodies directed against cell surface antigen. In these disorder, the person produce antibodies directed against antigen present on the surface of his or her own cells. होता ये है कि बिलफर्स कोई एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर हुआ, आपकी बॉडी के अंदर वो एलर्जन आने से वो जहाँ पर जाके जिस सेल पर एलर्जन मौजूद है, अच्छा एलर्जन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगी। क्या बनेंगी? एंटीबॉडीज़। अच्छा ये जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी ना, ये जाकर उस एलर्जन को ख़त्म करने के साथ साथ आपके सेल को भी ख़त्म कर देंगी। वो क्या होगा? टाइप 2 एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। यही कह रहे हैं सेल डैमेज कॉज बाय एंटीबॉडीज़। जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वो आपका सेल को डैमेज भी करेंगी। डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल सरफेस एंटीजन, वो उस सेल को डिस्ट्रॉय करेंगी जिसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन मौजूद है। इन दिस डिसऑर्डर द पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजन। इंसान के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वो तो एंटीजन्स के अगेंस्ट होती हैं, लेकिन वो एंटीजन क्योंकि सेल के ऊपर मौजूद है तो एंटीबॉडीज़ उस सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। एग्जाम्पल हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। बाज़ हीमोलाइटिक डिजीज़ होती है ये ब्लड सेल्स की डिजीज़, तो ब्लड सेल्स की हीमोलाइटिक डिजीज़ होती है न्यूबॉर्न के अंदर। फिर मायसीनियस ग्रेवस भी एक डिजीज़ है, ये भी न्यूबॉर्न के लॉन्ग टर्म मैक्रोमस्कुलर डिजीज़ होती है। बाइंडिंग ऑफ द एंटीबॉडीज टू द सर्फेस ऑफ द सेल कैन रिजल्ट इन फैगोसाइटोसिस ऑफ द सेल, लाइसिस ऑफ द सेल। अच्छा जब ये एंटीबॉडीज जाके उस सेल के ऊपर डिस्ट्रॉय करेगी तो उसके दो असर आ सकते हैं। यहाँ तो एंटीबॉडीज को किल करने के साथ साथ वो पूरे के पूरे सेल को फैगोसाइटोसिस कर दे, खा जाए, ठीक है, या फिर उसको तोड़ दे, लाइसिस कर दे उसकी। अब आ गया हीमोलाइटिक डिजीज क्या होती है। आरएच फैक्टर जो होता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव बताता है आपके ब्लड के। एंटीजन होता है एक ही, और ये आपके ब्लड के सेल्स के ऊपर मौजूद होता है पॉजिटिव या नेगेटिव होने की सूरत में। आरएच एंटीजन आर एक्सप्रेस्ड एट द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। आरएच एक ऐसा एंटीजन है जो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर मौजूद होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज ऑफन अ टाइनी लीकेज ऑफ द बेबी रेड ब्लड सेल्स इनटू द मदर सर्कुलेशन। बाज़ होता ये है कि डिलीवरी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो मदर में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मदर के रेड ब्लड सेल्स में। इफ़ द बॉडी इज RH पॉजिटिव, अगर बेबी जो है उसका जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो RH पॉजिटिव हैं, जो कि उसको फादर की तरफ से मिले होंगे, और मदर RH नेगेटिव होगी, दीज रेड सेल विल कॉज हर टू डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन। तो फिर होगा क्या कि जो ये मतलब आप इसको इस तरह समझें कि एक बेबी है, वो मतलब एक मदर है, वो प्रेग्नेंट है, उनके पास एक बेबी है, और वो बेबी का जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव है।
अच्छा, आर एच पॉजिटिव ब्लड जो है जब ये मदर के रेड ब्लड सेल्स में जाएगा, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, तो वहाँ पर जब ये एंटीजन जाएगा तो जो मदर की बॉडी होगी वो ये समझेंगी कि ये एक फॉरेन चीज़ है, फॉरेन एलर्जन है, फॉरेन एंटीजन है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी। उसके खिलाफ क्या बनेंगी? एंटीबॉडीज़। और ये जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी ये क्या करेंगी? वहाँ जाकर रेड ब्लड सेल्स को किल करना शुरू कर देंगी। The antibodies usually of the IgG class may not develop fast enough to cause problem. और जो एंटीबॉडीज़ बनेगी वो IgG क्लास की होंगी और ये बहुत जल्दी एक्टिव नहीं करती है एज़ कम्पेयर टू IgE, एंड फास्ट इनफ टू कॉज प्रॉब्लम फॉर दैट चाइल्ड। और वो बच्चे के लिए भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी, बट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड अटैक द रेड सेल्स ऑफ द सब्सिक्वेंट RH पॉजिटिव। लेकिन ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती हैं और जाके नुकसान पहुंचा सकती हैं। नेक्स्ट आएगा माइसीनियस ग्रेविस। माइसीनियस ग्रेविस, द हॉलमार्क ऑफ दिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज वीकनेस ऑफ द स्केलेटल मसल्स, स्पेशली दोज इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो माइसीनियस ग्रेविस क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म डिजीज़ है जिसमें आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वीक रह जाते हैं अपर पार्ट ऑफ बॉडीज़ के। ठीक है, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर क्या होता है? In this type of hypersensitivity, antibodies form complex with antigen, damage caused by the deposition of these complex in the tissues. ये हमारी थर्ड टाइप है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है कि एंटीजन आया बॉडी के अंदर, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी। ये एंटीबॉडीज़ का जो बनना है एंटीजन्स के अगेंस्ट, ये जाके कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी? कॉम्प्लेक्स, एंटीजन को किल करने के लिए, उसको एंगेज करने के लिए। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा एंटीजन का, वो क्या करेंगे? वो डेपोजिट हो जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर, किसी टिश्यूज़ में, किसी सेल के पास, किसी भी जगह पे डेपोजिट हो जाएंगे। और वो डेपोजिशन होने से जो नुकसान होगा वो क्या होगा? इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स। इसकी एग्जांपल है सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस क्या होता है? सीरम सिकनेस इज कॉज्ड बाय द मैनी प्रोटीन प्रेजेंट इन द एंटी सीरम। होता ये है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स मौजूद होती हैं सीरम के अंदर। बीइंग फॉरेन टू द रेसिपिएंट, द एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप अगेंस्ट दिस प्रोटीन। और क्योंकि ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये फॉरेन कंसिडर किए जाते हैं, बॉडी का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाता इनको, जिसकी वजह से एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है इन प्रोटीन्स के खिलाफ। द रिजल्टिंग एंटीबॉडीज़ बाइंड टू देम फॉर्मिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स। और जो इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। दीज आर कैरिड बाय द ब्लड, इनको ब्लड कैरी करेगा और डिपॉजिट इन द ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो जाएंगी। एंड एज वेल एज इन द ग्लोमेरुला ऑफ द किडनी, और ये किडनी में भी डिपॉजिट्स हो सकती हैं फीवर के दौरान, हाइव्स के दौरान, आर्थराइटिस के दौरान, और प्रोटीन इन द यूरिन के दौरान ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, ये हो गई हमारी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। इसको मीडिएट करता है IgG। और लास्ट पे आता है हमारा टाइप 4, जिसको DTH भी कहते हैं, जिसको एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, और इसको मीडिएट करते हैं T सेल्स। और इसकी जो डिसऑर्डर है उस डिसऑर्डर का नाम होता है मल्टीपल टाइप 1
डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये हमारी टाइप 4 है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। Because it takes a days or two for the T cells to stimulate following exposure to the antigens। क्योंकि टी सेल्स को स्टिमुलेट करने में 2 या 3 दिन लग सकते हैं, जिसकी वजह से इसको डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, DTH, डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी कैन अकर विद एक्सट्रिंसिक एंटीजन और विद इंटरनल एंटीजन। तो ये जो DTH है, ये सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी इसको कहते हैं। बेसिकली ये होता क्या है कि ये एक्सट्रिंसिक एंटीजेंस की वजह से या इंटरनली भी किसी वजह से ये हो सकता है। एक्सट्रिंसिक एंटीजेंस क्या होते हैं? The most common example of cell-mediated hypersensitivity is external antigen is the contact dermatitis caused in some people when their skin is exposed to the chemical to which they are allergic। बाज़-औक़ात ये होता है कि कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कहते हैं स्किन के इन्फेक्शन को। बाज़-औक़ात कुछ ऐसा केमिकल आपके स्किन को लग जाता है जिसकी वजह से आपको कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो जाता है, और वो स्किन वो जो केमिकल होता है वो आपकी स्किन के लिए मौजू बिल्कुल नहीं होता। एग्जाम्पल है इसकी कैटिकॉल फाउंड इन पॉइजन आईवी, पॉइजन ओक। निकल, कुछ ज्वेलरीज के अंदर निकल जो होती है वो भी स्किन के लिए मौजू नहीं होती। फिर डाइज है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। कभी कभार बालों को रंग दिया जाता है तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन जो है इन्फेक्शन कर जाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर, अंदर का जो सेल्फ फैक्टर है वो क्या हो सकता है? ऑटो इम्यून डिजीज कॉज हो सकती है इंट्रिंसिक फैक्टर से। इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकता है। मतलब आपने कोई भी ऑर्गन जो है उसका ट्रांसप्लांट करवाया है तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, ये भी हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है? इन दिस डिजीज T cell initiate the destruction of insulin producing beta cells of the islets of Langerhans in the pancreas। The chief culprit are CD8 plus cytotoxic T lymphocytes, also by the CD4 plus helper T cells of the TH1। वो ये कह रहा है कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है? टाइप 1 डायबिटीज़ ये होती है कि आपकी बॉडी के अंदर बनने वाले टी सेल्स जो होते हैं वो आपके पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देते हैं। अब इन टी सेल्स का बीटा सेल्स को किल करना क्या होगा कि इंसुलिन हमारी बॉडी से ख़त्म। जब इंसुलिन ख़त्म हो जाएगी हमारी बॉडी डायबिटीज़ में डिजीज़ हो जाएगी डायबिटीज़ की, क्योंकि वो ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जो मेन इसमें टी सेल इन्वॉल्व होता है वो CD8 प्लस टी सेल होता है या CD4 प्लस हेल्पर टी सेल्स होता है। सेकेंड है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। टी सेल इनिशिएट एन अटैक दैट डिस्ट्रॉय द माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन। होता क्या है कि एक टी सेल ऐसा वाला रिएक्शन कॉज करवाता है जिसकी वजह से आपके न्यूरॉन का जो माइलिन शीथ होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है जी, ये हो गया आपका टाइप 4 भी। अब मेन सिम्टम्स उन्होंने बताए हुए मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, आइए इसको पढ़ लेते हैं।
सेंट्रल मतलब आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी सिम्टम्स क्या होंगी? फटीक, थकावट, कॉग्निटिव मतलब आंखों का ठीक से किसी चीज़ को कंसंट्रेट ना कर पाना, इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिप्रेशन, इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा मतलब उसको डिप्रेस हो जाएगा वो, अनस्टेबल मूड, उसका मूड स्टेबल नहीं होगा, कभी गुस्सा, कभी हंसना, कभी एकदम खुश, कभी एकदम अफसुर्दा। फिर आएगा विजुअल, आंखों पे क्या असर आएगा? ऑप्टिक न्यूरिटिस, डिप्लोपिया। स्पीच में क्या आएगा? डिस अरिथ्रिया, थ्रॉट में डिस्फेजिया, मस्कुलोस्केलेटल में वीकनेस, स्पाम्स, एटेक्सिया। सेंसेशन में पेन, हाइपोएस्थीजियस, पैराएस्थीजियस। बॉल में इनकॉन्टिनेंस, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। यूरिनरी में इनकॉन्टिनेंस, फ्रीक्वेंसी और रिटेंशन। अब उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि मैकेनिज्म जो है वो एलर्जी का क्या होता है। आइए 3 प्लेयर ऑफ एलर्जी को पढ़ते हैं, मतलब मेनली एलर्जी का मैकेनिज्म होता क्या है, ये कैसे एलर्जी होती है, आइए इसको पढ़ते हैं। इसको मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है एलर्जन का आना। जब एलर्जन आएगा तो वो आके एलर्जन मतलब एंटीजन, ठीक है। एलर्जन का सबसे पहले आना, एलर्जेंस का आना, बी लिम्फोसाइट्स मतलब WBCs, इनसे IgE का रिलीज होना, IgE का जाके मास्ट सेल से अटैच होना, मास्ट सेल का ग्रेन्यूल्स को सिक्रीट करवाना, हिस्टामीन्स का सिक्रीट करवाना। हिस्टामीन के सिक्रीट होने से सिम्टम्स का आना। आइए इसको पढ़ लेते हैं। mechanism of allergy, the 3 main player of allergy is: number 1 allergen, antigen, number 2 antibody, number 3 inflammatory mediator IgE. When an allergen first enter the body, जब एक एलर्जन या एक एंटीजन बॉडी के अंदर दाखिल होता है, द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो जो ही वो आएगा बी लिम्फोसाइट्स WBC जो है वो IgE को बनाएंगे। द IgE एंटीबॉडी अटैच टू द मास्ट सेल। ये जो IgE एंटीबॉडीज हैं ये मास्ट सेल के साथ अटैच हो जाएंगे। लार्ज सेल दैट आर फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यूज एंड कंटेन हिस्टामिन अलॉन्ग विद अ नंबर ऑफ अदर केमिकल सब्सटेंसेस। ये जो मास्ट सेल्स हैं ये इनके साथ बहुत सारे दूसरे लॉन्ग सेल्स भी होंगे जिनको ग्रेन्यूल्स या दूसरे केमिकल्स बोला जाएगा। ये सिक्रीट करवाएंगे हिस्टामिन्स वगैरह को। हिस्टामिन के सिक्रीट होने से क्या होगा? सिम्टम्स रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, इन्फ्लेमेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। इसी चीज़ को उन्होंने टेबल में भी समझाया हुआ है, आइए पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट टाइम द एलर्जी प्रॉन रीजन्स रन अक्रॉस एन एलर्जन सच एज ए रैगवीड।
सेकंड है ही और शी मेक लार्ज अमाउंट ऑफ रैगवील IgE एंटीबॉडी. Number 3, IgE molecule attach themselves to the mast cells. Number 4, the second time that person has a brush with ragweed, the IgE primed mast cell release its powerful chemical, and the person will suffer the wheezing and the sneezing, running nose, watery eyes and the itching of allergy. ठीक है जी, ये सिम्टम्स क्रिएट हो जाएंगे. अब आता है रोल ऑफ इम्यून सिस्टम. रोल ऑफ इम्यून सिस्टम. The second time any given allergen enter the body, it become attached to the newly formed Y-shaped IgE antibody. These antibody in turn stimulate the mast cell to discharges the histamine and other chemical substances. Mast cell will burst up neurotransmitter present in the mast cell will enter in the circulation and cause allergy. तो यही वो सारा का सारा मैकेनिज्म है जिसको उसने डिफाइन किया है कि जब एक एलर्जन आता है एंटीजन, वो WBCs जो है उसको IgE बनाती हैं. IgE मास्ट सेल के साथ अटैच होता है. मास्ट सेल ग्रेन्यूल्स को और हिस्टामिन्स को सिक्रेट करवाता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स एलर्जी बंद हो जाती है, जैसे इन्फ्लेमेशन, जैसे इचिंग, स्वेलिंग, स्नीजिंग वगैरह होती है. फिर मीडिएटर्स कौन कौन से हैं? हिस्टामिन हमारा मीडिएटर है, ठीक है जी, हिस्टामिन. उसके साथ आता है ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन. ये हमारे क्या हैं? सारे के सारे हमारे मीडिएटर्स हैं. फिर है डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी. डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी, हम एलर्जी को डायग्नोज कैसे करेंगे? एलर्जी को डायग्नोज कैसे करेंगे? मेडिकल केस हिस्ट्री. सबसे पहले उसकी मेडिकल केस हिस्ट्री ली जाएगी उसकी, कि उसकी हिस्ट्री क्या है. मेडिकल केस हिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस. किसी भी चीज़ का मेडिकली आपने जब बीमारी को डायग्नोज करना है तो उसकी जो हिस्ट्री होती है वो उसकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखती है. इन एलर्जी द मेडिकल केस हिस्ट्री कैन बी कंक्लूडेड ऑन द फॉलोइंग लाइन. कुछ ऐसी मेन बातें हैं जिनके ऊपर हम उनकी हिस्ट्री को लेंगे. सबसे पहले एज. सबसे पहले क्या होगा? उसकी एज को देखा जाएगा. दूसरे नंबर पे है उसकी सेक्स, उसका जिन्स देखी जाएगी क्या है. थर्ड है टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. फिर ये देखा जाएगा वो रहता कहाँ पे है. अच्छा, रहने के साथ साथ इसमें देखा जाएगा उसकी रिहाइश कहाँ पे है, वो काम कहाँ पे करता है. फिर ये देखा जाएगा उसका पेशा क्या है. फिर सारे के सारे उसको देखे जाएंगे उसके सिम्टम्स क्या हैं एलर्जी के. फिर देखे जाएंगे उसके वाइटल साइंस. वाइटल साइंस में आता है उसका BP, उसका पल्स रेट, उसका टेम्परेचर, उसका ब्रीदिंग रेट, उसका कार्डियक आउटपुट और कार्डियक रेट. ये सारे के सारे उसके वाइटल साइंस लिए जाएंगे. सम साइंटिफिक टूल्स आर अप्लाइड टू प्रूव द डिजीज बाय यूजिंग द फॉलोइंग टूल. द सेवेरिटी ऑफ द एलर्जी कैन बी डायग्नोज. ये वाले टूल इस्तेमाल करते हुए हम देख सकते हैं कि उसको एलर्जी किस हद तक है. फिर आता है एलर्जी टेस्टिंग. एलर्जी टेस्टिंग मेजर हाउ अ पर्सन रिएक्ट टू स्पेसिफिक एलर्जन. एलर्जिक टेस्टिंग जो है ये बेसिकली हम देख सकते हैं कि कोई भी शख्स किसी भी एलर्जन के खिलाफ किस हद तक रिएक्ट करता है. such as a tree pollen, pet dander, fruit medication and molds. A positive allergy test mean that a person has a specific allergy antibody to the substance tested. This often mean that the person is allergic to the substance. वो ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी एलर्जन के खिलाफ किसी शख्स को चेक कर रहे हैं तो अगर वो पॉजिटिव हुआ तो उसके रिएक्शन आ सकते हैं, एंटीबॉडीज बन सकती हैं, या तो सीवियर होंगी या माइल्ड होंगी, या तो बहुत शिद्दत से या बहुत थोड़े. अच्छा, अब ये चेक करने के दो तरीके उन्होंने बताए. पहला है स्किन टेस्ट, दूसरा है ब्लड टेस्ट. स्किन टेस्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें नंबर 1 आता है स्क्रैच टेस्ट, नंबर 2 पैच टेस्ट, नंबर 3 इंट्राडर्मल टेस्ट. तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले स्किन टेस्ट. स्किन टेस्ट क्या होगा?
स्क्रैच टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट भी कहते हैं इसको। टेस्टिंग बिगिन विद अ प्रिक, सबसे पहले एक प्रिक किया जाएगा, एक स्किन, मतलब आप समझ लें एक स्किन ली जाएगी, उसके ऊपर एक गोल दायरा बनाया जाएगा, जैसे ये गोल दायरा बना दिया मैंने। ये गोल दायरा बनाने के बाद एक प्रिकर लिया जाएगा, एक प्रिक की जाएगी, यहाँ पर एक छोटा सा सुराख बनाया जाएगा, ठीक है। अ स्किन टेस्टिंग बिगिन विद अ प्रिक, एक प्रिक किया जाएगा, पंक्चर किया जाएगा स्किन को, विच इन्वॉल्व द प्लेसिंग अ ड्रॉप ऑफ द एलर्जन ऑन द स्किन, और जहां पर हमने सुराख किया है वहां पर एलर्जन का ड्रॉप गिरा दिया जाएगा। द स्किन इज देन जेंटली स्क्रैच थ्रू अ स्मॉल ड्रॉप विद अ स्पेशल स्टेराइल नीडल, और फिर वो जो हमने ड्रॉप खिलाया है उसको हम लोग इस तरह पूरी स्किन के ऊपर फैला देंगे। आफ्टर द स्किन इज स्क्रैच द टेस्ट टेक अबाउट 15 मिनट्स टू डेवलप, और फिर हम 15 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे। इफ द स्किन रेडनेस एंड द मोर इम्पोर्टेंटली इफ द swell then the test is red positive and the allergy to that substance is considered probable. This test is used to diagnose the hay fever allergy. अच्छा, अब हमने अगर अब दोबारा मैं समझाऊं तो हमने करना क्या, एक स्किन लेनी है, एक स्किन के ऊपर हमने गोल दायरा बनाना है, उस गोल दायरे के ऊपर हमने फिर एक सेंटर में प्रिक करना है, प्रिकर के साथ एक कट लगाना है, उस कट के ऊपर हमने एक ड्रॉप गिरा देना है एलर्जन का, फिर उस एलर्जन को हमने फैला देना है, और फिर हमने क्या करना है 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगर तो ये जगह रेड हो गई, अगर तो ये जगह स्वेल हो गई, इन्फ्लेमेशन इचिंग स्टार्ट हो गई, तो मतलब क्या हुआ कि इस एलर्जन से ये स्किन क्या है, सेंसिटिव है और एलर्जी होगी, ठीक है जी। ये एक टेस्ट है जिसको स्क्रैच टेस्ट या स्किन प्रिक टेस्ट भी कहते हैं। दूसरा आता है पैच टेस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट अप्लाई पैचेस, बेस्ट टेस्ट इन पेशेंट विद डर्माटाइटिस टू फाइंड आउट वेदर देयर स्किन कंडीशन में बी कॉज्ड बाय अ कॉन्टैक्ट एलर्जी। तो फिर क्या करते हैं, स्किन के ऊपर पैचेस लगा दिए जाते हैं मुख्तलिफ एलर्जेंस के, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर पैचेस लगा दिए जाते हैं, छोटे छोटे पैच बना दिए जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि ये एलर्जन से इरिटेशन या इन्फेक्शन हो सकती है या नहीं। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल टेस्ट। इंट्राडर्मल मैं आपको पहले बता दूं कि आपकी स्किन के अंदर की तरफ कोई ना कोई टेस्ट जो किया जाए वो इंट्राडर्मल टेस्ट होता है। आइए पढ़ते हैं। एंड कैप्चर द एलर्जन एंड प्रिपेयर अ सोल्यूशन फैट सोल्यूशन सॉल्वेंट विच इज केमिकली inert and compatible with allergen. In this 0.1 ml of allergen solution is injected into the dermis or epidermis. If there is any kind of allergic reaction occur, then the patient is has positive test for the particular allergens. वो ये कह रहा है कि एक सोल्यूशन हम बनाएं, उस सोल्यूशन के अंदर एलर्जन डालें, और फिर हम उस सोल्यूशन को स्किन के नीचे की तरफ हम इंजेक्ट कर दें, नीचे की तरफ क्या करें, इंजेक्ट कर दें, और फिर हम देखें कि क्या ये एलर्जन इस स्किन पे एलर्जी कॉज करवाती है कि नहीं करवाती। ये इंटरडर्मल टेस्ट है। तो ये हमारे स्किन टेस्ट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है ब्लड टेस्टिंग। नेड है ब्लड टेस्टिंग। इसमें दो टाइप्स हैं, रास्ट और एलाइजा। रास्ट से बनता है रेडियो एलर्गो सॉर्बेंट टेस्टिंग। इसमें होता क्या है कि measuring specific allergic antibodies in the person blood. RAST has recently become more useful in the diagnosis and management of the food allergies. Whether a person is truly allergic to their food, RAST actually measures the amount of the allergic antibodies to the food. तो होता क्या है कि हम लोग एक शख्स का ब्लड जो है वो लेते हैं, ब्लड लेके फिर हम उस ब्लड में चेक करते हैं कि क्या इस एलर्जेंस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो कितनी मौजूद है, और ये शख्स कितना एलर्जिक है किसी एलर्जन के ख़िलाफ़। नेक्स्ट है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे also known as enzyme immunoassay is a biochemical technique usually mainly in the immunology. ये इम्यूनोलॉजी में ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, ताकि हमें पता चल सके कि एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं या नहीं मौजूद किसी भी एंटीजेंस के खिलाफ। An unknown amount of antigen is affixed to the surface and then a specific antibody is applied over the surface so that it can bind to the antigen. This antibody linked to an enzyme, and in the final step the substance is added that the enzyme can convert to some detectable signal, most commonly a color change in the chemical substance. तो होता क्या है कि हम लोग एक ब्लड लेते हैं
उस ब्लड में से फिर एंटीजेंस लगा दिए जाते हैं। अगर एंटीबॉडीज़ उस एंटीजेंस के साथ बाइंड कर जाएँ तो हमें पता होता है कि इसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। और ये कैसे पता चलता है एंटीबॉडी एंटीजेंस का मिलाप कॉम्प्लेक्स बनना? होता ही है कि बाज़ औक़ात कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी टेस्टिंग भी आज ख़त्म हुई। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। इसके मुतालिक कुछ भी पूछना हो तो आप हम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या ईमेल्स कर सकते हैं। एलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझें। एलर्जेंस क्या होते हैं, एंटीजेंस क्या होते हैं, मीडिएटर्स क्या होते हैं, ये जब तक आप नहीं समझेंगे, इसको याद नहीं करेंगे तो आपका हाइपर सेंसिटिविटी अच्छे से याद नहीं होगा। तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आज के लिए अस्सलाम वालेकुम।